हेलो एवरीवन। तो आज का पहला टॉपिक है अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट। ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट जो है यह 2018 में स्टार्ट हुआ था, अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट, और यह जो है 2028 तक जो है चलने वाला है अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट। यह जो परियोजना है यह भी एक बहुराष्ट्रीय स्तर की परियोजना है, और इस परियोजना का जो है मुख्य उद्देश्य यही है शुरू करने का कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु उपस्थित हैं, मुख्य रूप से प्रोटोजोआ, इन सभी के जो है जीनोम का अध्ययन करना जो इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का जो पहला उद्देश्य इसका प्रथम चरण का उद्देश्य यही था कि प्रथम चरण में लगभग जो है 15 लाख यूकैरियोटिक जीवों के जो है जीनोम का अध्ययन करना। यूकैरियोटिक में जैसे पक्षी, कवक, सूक्ष्म जीव, ये सभी जीव आ जाते हैं। तो इस प्रकार इन सभी जीवों का जो है जीनोम अध्ययन करना जो है इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य रहा था। दूसरा प्रोजेक्ट का उद्देश्य शुरू करने का यही था कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करना, जैव विविधता को सुरक्षित करना। जो भी जीनोम के अध्ययन से जो भी आंकड़े प्राप्त होंगे उससे जो है संरक्षण की जो है नई रणनीतियाँ विकसित होंगी, और मुख्य रूप से जो विलुप्त हो रही प्रजातियाँ हैं उनको बचाया जा सकेगा, जिससे हमारा बायोडाइवर्सिटी संरक्षित हो पाएगा। तो इसको शुरू करने का एक उद्देश्य ये भी देखा जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ताकि हमारे पर्यावरण, हमारे बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित किया जा सके। इसका शुरू करने का तीसरा उद्देश्य ये था कि इससे जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति हो। इससे जो भी अध्ययन होगा, जीनोम का अध्ययन होगा, इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई नई रणनीतियाँ, नए नए ट्रीटमेंट्स, नए नए संसाधन विकसित होंगे, नए नए प्रकार के जो है तकनीक विकसित होंगे, जिससे हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है वो और प्रगति कर पाएगा, ग्रोथ कर पाएगा। तो इस प्रकार इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का जो नेक्स्ट उद्देश्य ये था कि जीवों के विकास की समझ और उनकी उत्पत्ति को समझना, उनकी उत्पत्ति के बारे में जो है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानना। तो इस प्रकार जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का जो उद्देश्य देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है जीवों के उत्पत्ति कहने का अर्थ वो कैसे विकसित होते हैं, कैसे पर्यावरण में वो व्यवहार करते हैं, किस प्रकार वे विस्थापित होते हैं, किस प्रकार प्रजनन की क्रिया होती है उनमें। तो ये सभी चीज़ों के बारे में जानना जो है इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था शुरू करने का। अब हम इस प्रोजेक्ट के लाभ के बारे में जानेंगे। इसके प्रोजेक्ट के लाभ क्या हुए थे? इस प्रोजेक्ट का लाभ ये था कि इसका पहला लाभ ये हुआ कि इससे जो है जीवों के संरक्षण में मदद मिली। मुख्य रूप से उन जीवों के संरक्षण में जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, जो कि हमारे पर्यावरण को जो है जिनका हमारे पर्यावरण में रहना जो है महत्वपूर्ण है, वे प्रजातियां, वे जीव जंतु जो कि विलुप्त हो रहे हैं। इस प्रकार जो है जीनोम अध्ययन से जो है उन प्रजातियों को बचाने के लिए, उन जीव जंतुओं को बचाने के लिए जो नए नए प्रकार की रणनीतियाँ विकसित हुई, जिससे उन प्रजातियों को बचाया गया। इस प्रकार हमारे बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने में जो है इससे हमारे काफ़ी मदद मिली। तो ये हमें एक महत्वपूर्ण लाभ देखने को मिलता है। इससे दूसरा लाभ ये होता है कि जीवों के विकास की समझ मिली हमें। जीव कैसे प्रजनन क्रिया करते हैं, किस प्रकार विस्थापित होते हैं, किस प्रकार वो व्यवहार करते हैं एक दूसरे से, कौन सा जीव कैसे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जाना गया, जीवों के विकास के बारे में समझा गया। तो ये दूसरा लाभ हमें महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसका जो नेक्स्ट लाभ मिलता है वो लाभ ये है कि इससे जो है नई प्रकार की दवाएं, नए जो है तकनीक विकसित हुए, नए उपचारों की खोज की गई, जिससे हमारा जो है हमारा जो जीवन है, जीवों से संबंधित जो उनके बारे में नए उपचार, नई दवाएं विकसित हुई, जो कि पहले जो है संभव नहीं था। तो इस प्रकार जो जीनोम अध्ययन से जो है हमें एक ये लाभ देखने को मिलता है। और इससे जो है एक और लाभ मिलता है, इससे बायो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। बायो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो ऊर्जा उत्पादन के जो है नए स्रोत विकसित हुए, और जो है पर्यावरण प्रदूषण और पोषण स्तर में सुधार के लिए जो है नए प्रकार की जो है रणनीतियाँ विकसित हो पाएँ। तो इस प्रकार जो जीनोम अध्ययन से जो है इस कई प्रकार के जो हमें लाभ देखने को मिलते हैं। ये जो है अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट है, जो कि ये एक सफल प्रोजेक्ट भी माना जाता है, क्योंकि इससे जो बहुत अधिक संख्या में प्रोटोजोआ जो होते हैं, यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं, उनके जीनोम का अध्ययन किया गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डार्क जीनोम।
डार्क जीनोम जो है इसका जो पहले जो नाम था, इस डार्क जीनोम को जब पहले नाम था इसको जंक डीएनए के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको जो है डार्क जीनोम कहा जाता है। डार्क जीनोम को वैज्ञानिक कहते हैं कि यह हमारे बॉडी का वह हिस्सा होता है, बॉडी में जीनों का वह हिस्सा होता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेता है। मतलब ये हमारे बॉडी में व्यर्थ का पड़ा रहता है। और कई वैज्ञानिक तो इसको जीन की श्रेणी में मानने से भी मना करते हैं, क्योंकि ये जो है क्योंकि ये जो है कोई कार्य नहीं करता है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया जिससे उनको पता चला कि डार्क जीनोम का ही कुछ ऐसा भाग है जो कि गंभीर जो है जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि बिपोलर डिसऑर्डर्स या सिजोफ्रेनिया जैसे गंभीर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए उत्तरदायी हो रहे हैं। तो इस प्रकार जो है ये फैक्ट निकल कर आया कि हाँ, डार्क जीनोम का अध्ययन करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर जो है ऐसे गंभीर जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जा रहे हैं, होने की संभावना भी है। तो इस प्रकार हमारे बॉडी में जो है लगभग 95.5% जो हिस्सा है जीनों का वह डार्क जीनोम है। बाकी जो है वो जीन अलग हैं। बाकी 95.5% वह डार्क जीनोम के रूप में जो हमारे बॉडी में मौजूद है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ईडीएनए। ईडीएनए का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल डीएनए। ईडीएनए क्या है? ईडीएनए जो है किसी परिवेश में पाए जाने वाले जो है ईडीएनए किसी परिवेश में पाए जाने वाला जो है डीएनए का एक समूह होता है, जो कि उस परिवेश में जो भी जीव जंतु उपस्थित होते हैं उन सभी से प्राप्त किया जाता है। और इसकी जो प्राप्ति होती है मृदा, जल और वायु, 3 स्थानों से जो इसकी प्राप्ति किया जा सकता है। जो वैज्ञानिक होते हैं, नहीं जो जीव होते हैं ना, वो जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में वे नाखून, बाल, कोई जीव मर गया है यानी मृत कोशिका से या फिर मल मूत्र से, इन सभी चीज़ों से जो जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं जो कि उस परिवेश में उपस्थित होते हैं, उसमें वे जो है इन सभी चीज़ों के माध्यम से वे डीएनए छोड़ते रहते हैं उस परिवेश में, जिससे जो वैज्ञानिक होते हैं उस परिवेश में जाकर जो है मृदा, जल और वायु किसी भी स्थान से जो है, तीनों स्थानों से जो है उस ईडीएनए को प्राप्त करते हैं और उसको अनुसंधान में उस पर अध्ययन करते हैं। उस अनुसंधान में ले जाकर उन जीनों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार उन जीनों का अध्ययन करके जो है वे उस परिवेश में उपस्थित जितने भी जीव जंतु उपस्थित हैं उनके बारे में वे अध्ययन कर लेते हैं, उन जीवों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो ये जो परियोजना है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो है पहला तो लाभ इसका ये होता है कि किसी भी जीव को ऐसे फिजिकली ना पकड़ के मात्र उसके उस परिवेश में छोड़े गए ईडीएनए के माध्यम से ही जो है उस जीव के सभी व्यवहार के बारे में पता लगाया जा सकता है, उस जीव के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो किस अवस्था में अभी है और उस परिवेश पे किस किस प्रकार के जीव जंतु उपस्थित हैं। तो इस प्रकार जो है सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये हुआ कि इससे जो विलुप्त हो रही जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे थे उनके बारे में पता लगाया गया कि ये जो जीव है उस परिवेश से अब धीरे धीरे उसकी संख्या कम हो रही है। तो उसके बारे में नई संसाधन, नई रणनीतियाँ विकसित की गई ताकि उस जीव को और बचाया जा सके जितने भी जीव बचे हुए हैं। तो इस प्रकार जो है ईडीएनए का सबसे महत्वपूर्ण लाभ हमें यही देखने को मिलता है कि मात्र उस ईडीएनए के अध्ययन से ही उस परिवेश के सभी जीव जंतुओं के व्यवहार, विस्थापन और कार्य प्रणाली के बारे में समझा और जाना जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। तो इस प्रकार ईडीएनए हमारे पर्यावरण को बचाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ और इससे हमारे जो है पर्यावरण एंड बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित करने में जो है काफ़ी मददगार हुआ। तो इस प्रकार ये पर्यावरण की दृष्टि से इन्वायरमेंटल डीएनए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और परियोजना हो जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जेनेटिक जीनोम इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी जो है ये जो है किसी मूल जीव के जीनोम में किसी अन्य प्रजाति के जीन को जब जोड़ दिया जाता है तो उसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। और उस जोड़ने से जो उस जीव में नए प्रकार के आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, वो जो उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये एक प्रकार की तकनीक है जिस तकनीक की मदद से अलग अलग प्रकार के जो हमें लाभ प्राप्त हुए हैं, जिसको हम आगे अभी जानेंगे।
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो तकनीक है ये जो है पूरी इसकी एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये जो पूरी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस होता है वो पूरा हो पाता है। तो इस प्रक्रिया के बारे में हम अभी जानेंगे। जैसे इस प्रक्रिया में जो है पहले उस जीव की पहचान की जाती है। मान लो कोई मूल जीव है, में किसी अन्य जीव के जो है जीनोम को जब जोड़ना होता है ताकि उस जीव में नया लक्षण उत्पन्न हो, तो उस जीव के जीनोम को पहले पहचाना जाता है। पहचानने के बाद उस जीव को आणविक कैंची की मदद से जीनोम को आणविक कैंची की मदद से जो है उस जीन को आणविक कैंची की मदद से काट कर अलग कर दिया जाता है। फिर उसको आणविक गोंद की मदद से जो है आणविक गोंद की सहायता से उसको जो है वेक्टर के साथ जो है उसको चिपकाया जाता है। वेक्टर संवाहक की मदद से जो उसको आणविक गोंद की मदद से उस वेक्टर से चिपकाया जाता है, जिसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन डीएनए का निर्माण होता है, जिससे उस ट्रांसपोर्टेशन डीएनए को जो है उस जीव में रूपांतरित कर दिया जाता है। जीव में रूपांतरित करने से जो है उस जीव को अब हम ट्रांसजेनिक जीव कहेंगे। अब जो ट्रांसजेनिक जीव का निर्माण हुआ है इसको एक अनुकूल परिवेश दिया जाता है। अनुकूल परिवेश, पोषण स्तर, वातावरण प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें ये जीव जो है उस प्रकार की क्रिया कर सके जिस प्रकार की क्रिया के उद्देश्य से उस जीव को जो है बनाया गया है, उस जीव को ढाला गया है। तो इस प्रकार जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो पूरी प्रक्रिया प्रोसेस होती है इसी की मदद से जो है इसी प्रकार होती है। जैसा कि मैंने वेक्टर संवाहक कहा, संवाहक क्या होते हैं? संवाहक वो होते हैं जो कि किसी भी जीन के रूपांतरण में जो है सहायक होते हैं। जैसे वायरस जो होते हैं, वायरस जो है जब मानव का जीनोम रूपांतरण किया जाता है तो उसमें जो है वायरस संवाहक का कार्य करता है। तो इस प्रकार वायरस की मदद से जो है उस जीव को रूपांतरण किया जाता है, मानव जीनोम का रूपांतरण किया जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के, जैसे पौधों के लिए अलग अलग वेक्टर होते हैं, जंतुओं के लिए अलग वेक्टर होते हैं, सूक्ष्म जीवों के लिए अलग वेक्टर होते हैं। तो इस प्रकार जो अलग अलग जो जीव मौजूद हैं पृथ्वी पर उनके लिए अलग अलग वेक्टर मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से जो जीनों का रूपांतरण किया जाता है। तो जो ये जीआई तकनीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो तकनीक है, ये इसका लाभ क्या प्राप्त हुआ हमें? इससे कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए हमें। जैसे कि इससे जो है प्रोटीन दवाओं और वैक्सीन्स का निर्माण किया जा सकता है। जैसे जब कोविड-19 हुआ था, कोविड-19 महामारी के समय जो है वैक्सीन्स बनाए गए थे वो जीआई तकनीक की मदद से ही बनाए गए थे। जीआई तकनीक जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो तकनीक है, इसके मदद से ही जो है वैक्सीन्स बनाए गए, जिससे जो है कोविड-19 से बचने में हमें सहायता मिली। तो इस प्रकार जो है इस तकनीक की मदद से हार्मोन्स, प्रोटीन, वैक्सीन्स, इंसुलिन, इन सभी का निर्माण किया जा सकता है जीआई तकनीक से। तो ये जो हमें काफ़ी एक महत्वपूर्ण लाभ देखने को मिलता है। इसका दूसरा लाभ ये होता है कि इससे जो है जीएम फसलों और जीएम जंतुओं का जो है निर्माण किया जाने लगा है। जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजॉल, जीएम सरसों, जीएम रबड़, इस प्रकार का जो जीएम क्रॉप्स है वो सब जो है संभव हो पाया। नेक्स्ट जो है इसका जो लाभ देखने को मिलता है, इससे जो जीवों की कार्यप्रणाली और जीवों की संरचना के बारे में जो है समझने में मदद मिली, और जीवों की संरचना के बारे में हमें समझने में मदद मिली और जानने में मदद मिली कि कैसे जीव मौजूद होते हैं पर्यावरण में, किस प्रकार क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण लाभ हैं वो हमें जीआई तकनीक से देखने को मिले। और जीआई तकनीक से जो है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई। इससे बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए प्रकार के जो है नए प्रकार के तकनीक विकसित हुए, नए प्रकार के उपचार विकसित, नए प्रकार के संसाधन विकसित हुए। तो इस प्रकार जो जीआई तकनीक से जो बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र बहुत अधिक प्रगति कर पाया, और इससे जो है बायोमेडिसिन के क्षेत्र में भी प्रगति देखने को मिली। तो इस प्रकार ये एक तकनीक है जिसकी मदद से जीएम फसलों का विकास किया जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स का जो पूरा जो नाम है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जो जीएम क्रॉप्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं, ये जो होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं।
पहला सीजनिक क्रॉप्स, दूसरा ट्रांसजेनिक क्रॉप्स और तीसरा जो नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। जो सीजनिक क्रॉप्स होते हैं वो सीजनिक क्रॉप्स जो है इनमें समान प्रजातियों के मध्य जीनों का प्रतिरूपण किया जाता है। समान प्रजाति कहने का मतलब जैसे बिल्ली है तो बिल्ली में ही जीन का प्रतिरूपण किया जाएगा, कि कुत्ते का नहीं किया जा सकता है। तो सीजनिक जो क्रॉप्स होते हैं ये सुरक्षित होते हैं और इनमें जो है जीवों में कोई नया लक्षण हमें देखने को नहीं मिलता है और ये भी जो जीआई तकनीक की मदद से ही विकसित होकर जीआई तकनीक पर ही आधारित होता है। दूसरा जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं इनमें जो है असमान प्रजातियों के मध्य जीनों का प्रतिरूपण किया जाता है, असमान प्रजातियों के मध्य। और यह जो असमान प्रजातियों के मध्य और ये जो प्रक्रिया होती है ये जो है इसके लिए अधिक संरक्षण की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के लिए, क्योंकि इसमें जो है जीव में अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं जो कि उस जीव में पहले कभी नहीं देखा गया हो। तो इस प्रकार जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इसे कहते हैं। और जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं इनमें ये भी जीआई तकनीक पर ही आधारित होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। जो नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं इनके नाम से ही पता चलता है, क्योंकि इनमें जो जीन का प्रतिरूपण नहीं किया जाता है, जीन को स्थानांतरित नहीं किया जाता है, बल्कि जो इनमें उस जीव से जीनोम को काट कर अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो क्रॉप्स होते हैं ये भी सुरक्षित होते हैं और इनमें भी कोई नया लक्षण हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी जो जीआई तकनीक पर ही आधारित होता है। तो इस पर इसीलिए हम इसको नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि जो है इनमें कोई नया जीन को प्रतिरूपित नहीं किया जाता है जिसको ट्रांसजेनिक कहा जा सके। तो अब हम जो है इसमें तीनों प्रकारों में जो महत्वपूर्ण है वो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है, जो कि जिसके लिए अधिक संरक्षण की ज़रूरत पड़ती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। तो ट्रांसजेनिक जो क्रॉप्स होते हैं ये इनका जो विकास होता है, तो ट्रांसजेनिक जो फसलों का विकास होता है इनका विकास जो है ट्रांसजेनिक फसलों का विकास किसी प्राकृतिक फसल, कोई प्राकृतिक जो नेचुरल फसल है उसमें किसी अन्य प्रजाति के जीन को जो है जब जोड़ दिया जाता है तो उस जीव में कुछ अलग प्रकार के नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो हम इसी को ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कहते हैं। जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं ये भी जो है ट्रांसजेनिक फसलों का जो विकास है वो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे कठोर जो जटिल जो प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होता है, उसी पर आधारित होता है। और जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं वर्तमान में कृषि व्यवस्था में जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का जो महत्व है वह जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमें ट्रांसजेनिक क्रॉप से जो है छः प्रकार के 6 महत्वपूर्ण लाभ देखने को मिलते हैं। जो पहला लाभ है वो है इससे जो उत्पादकता में वृद्धि होती है। दूसरा लाभ है इससे पोषण स्तर में सुधार होता है। तीसरा है खरपतवारनाशी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। चौथा है कीट प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। पांचवा है इससे जो नए उत्पादों की प्राप्ति होती है। छठवां है इससे जो औषधीय गुणों का विकास होता है, नए औषधीय गुणों का विकास होता है। तो इस प्रकार जो है हमें 6 प्रकार के जो लाभ महत्वपूर्ण हैं वो ट्रांसजेनिक क्रॉप से देखने को मिलते हैं। अब हम 6 प्रकार के लाभों के बारे में डिटेल में जानेंगे। पहला था उत्पादकता में वृद्धि। कैसे जो ट्रांसजेनिक क्रॉप से उत्पादकता में वृद्धि होती है, तो जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं इसके अंतर्गत जो है ऐसे जीएम फसलों का विकास किया जाता है जो कि विकास किया गया है जो कि एक प्रतिकूल परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति कहने का मतलब कि जैसे सूखा, बाढ़, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, बारिश, कड़ाके की बारिश, धूप, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जो जीएम क्रॉप्स होते हैं ये जो है उच्च पैदावार जो है देते हैं कैसी भी परिस्थिति में। तो इस प्रकार जो है ये जो फसल होते हैं ये जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है जो कि कृषि पर पड़ता है इसको कम करने में भी जो है मदद करते हैं। तो इस प्रकार जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, जीएम फसल जो होते हैं इनसे जो उत्पादकता में वृद्धि होती है, पैदावार में वृद्धि होती है बिना किसी जो है बाधा के। तो इसका जैसे उदाहरण है, जैसे इंडोनेशिया जो है अपने देश में जो है शक्कर का जो उत्पादकता है वह जीएम क्रॉप्स शक्कर की उत्पादकता बढ़ा रहा है, चीनी का। इसी प्रकार अर्जेंटीना और ब्राज़ील जैसे कृषि प्रधान देश भी जो है कृषि प्रधान देश भी
अपने देश में जो है जीएम फसलों को की मदद से अपनी कृषि की उत्पादकता बढ़ा रहे हैं। जैसे अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित देश भी जो है जीएम क्रॉप्स को अपनी कृषि व्यवस्था में अपना लिए हैं। तो इस प्रकार हमें विश्व स्तर पर भी जो है जीएम क्रॉप्स के जो कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, कुछ नहीं बहुत एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि केरल में है। तो जो केरल ने जो है जीएम रबर का विकास किया। ऐसा जीएम रबर जो कि कम तापमान में भी समान वृद्धि विकास और समान प्रकार की उत्पादकता प्रदान कर सकती है, जो कि वो वैसी उत्पादकता अधिक तापमान पर प्रदान करती है, उसी प्रकार वो कम तापमान में भी वैसा ही उत्पादकता प्रदान कर सकती है। तो जो रबड़ होता है, रबड़ के लिए अधिक तापमान चाहिए होता है, अधिक धूप की आवश्यकता होती है। लेकिन जो उत्तर पूर्वी राज्य में जो है जब ठंडी के मौसम आते हैं कम तापमान की वजह से जो है रबड़ की उत्पादकता जो होती थी वहाँ पे रुक जाती थी। तो ये जो जीएम रबड़ का जो विकसित किया गया, ये मुख्य रूप से जो है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए ही किया गया, ताकि उनमें जो है ठंड ऋतुओं में भी जो है वहाँ रबड़ की उत्पादकता समान रूप से बनी रहे और समान प्रकार की जो है वृद्धि विकास और उत्पादकता प्रदान कर सके जीएम रबड़। तो जीएम रबड़ का विकसित करने का उद्देश्य जो है यही था कि उत्तर पूर्वी राज्यों के जो है रबड़ की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो जीएम रबड़ विकसित कैसे हुआ? तो जो सामान्य प्रकार का जो रबड़ होता है उसमें MnSOD नामक जो है जीन को प्रतिरूपित किया, जिससे जीएम रबड़ विकसित हुआ। अब जो जीएम रबड़ विकसित हुआ ये जो है कम तापमान में जो है समान वृद्धि विकास और समान प्रकार की उत्पादकता दे सकती है। इसी प्रकार इसके जीएम रबड़ के जो है परीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए कि ये सही प्रकार का काम कर रहा है कि नहीं, इसका मूल्यांकन करने के लिए इसको जो है असम के गुवाहाटी जिले में जो है पहला जीएम रबड़ 2021 में लगाया गया, ताकि इसका परीक्षण और मूल्यांकन किया जा सके। तो हमने देखा कि कैसे ट्रांसजेनिक क्रॉप जो होते हैं, जीएम क्रॉप्स होते हैं, उनसे कैसे हमें उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिलती है। तो दूसरा जो लाभ है वो है पोषण स्तर में सुधार। तो इसके दो उदाहरण हैं। एक तो है गोल्डन राइस और दूसरा है सुपर बनाना। तो जो गोल्डन राइस का निर्माण कैसे हुआ था? जो सामान्य राइस होता है, जो कि जिसमें स्टार्च पाया जाता है, सामान्य राइस में जो है बी कैरोटीन नामक जीन को डाला गया, जिससे बी कैरोटीन जीन को डालने से गोल्डन राइस का निर्माण हुआ। तो जो गोल्डन राइस है 1990 में जो है रॉकफिलर फाउंडेशन के सहयोग से इंडोपैट्रिकस और पर्टर बियर दो वैज्ञानिकों ने मिलकर जो है गोल्डन राइस का विकास किया, जिसमें जो है विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, जो कुपोषण की समस्या को समाधान के लिए निर्माण किया गया गोल्डन राइस को। जो 1990 का जो दशक था उसमें जो विटामिन ए की कमी से बहुत सारे बच्चे जो है कुपोषण से ग्रस्त हो जाते थे। तो इसी के समाधान के लिए, कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए जो है गोल्डन राइस का निर्माण किया गया। तो उसी समय WHO की एक रिपोर्ट आई थी कि 124 मिलियन जो बच्चे हैं, विश्व के 124 मिलियन बच्चे जो है कुपोषण से ग्रस्त हैं और लगभग 2 मिलियन जो बच्चे हैं वो प्रतिवर्ष कुपोषण से ग्रस्त की वजह से उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो इस प्रकार ये गंभीर समस्या के समाधान के लिए गोल्डन राइस निर्माण किया गया, जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए जो है विटामिन ए की कमी से ही कुपोषण की समस्या होती है बच्चों में। तो इसी प्रकार जो गोल्डन राइस है, राइस रिसर्च गोल्डन राइस के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए जो है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस मनीला में स्थित है। तो फिलीपींस जो है एक ऐसा पहला देश बना जिसने जो अपनी कृषि व्यवस्था में जो है गोल्डन राइस को जो है अपना लिया। तो 2021 में ऐसा हुआ कि जो है फिलीपींस ने अपनी कृषि की व्यवस्था में जो गोल्डन राइस को अपनाया। तो परीक्षण और मूल्यांकन जो फिलीपींस में किया गया गोल्डन राइस का, और जो है कुछ वर्ष पहले बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने
सुपर राइस के विकास के लिए फंड प्रोवाइड किया। तो ये जो सुपर राइस है, सुपर राइस में क्या पाया जाता है? सुपर राइस में विटामिन ए के साथ साथ विटामिन ई, प्रोटीन और जिंक, इन सभी की मात्रा जो है सुपर राइस में पाई जाती है, सुपर राइस में देखने को मिलती है। इसीलिए अभी सुपर राइस विकसित नहीं हुआ है, लेकिन इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी प्रकार जो सुपर बनाना में भी जो है हमें इससे पोषण स्तर में सुधार होता है। सुपर बनाना में बी कैरोटीन के साथ साथ प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे जीएम फसलों, ट्रांसजेनिक फसलों से हमें पोषण स्तर में सुधार होता है। पोषण में सुधार, जैसे कि कुपोषण की समस्या का हमने देखा, गोल्डन राइस का जो निर्माण है वो कुपोषण के समाधान के लिए किया गया था। कैसे इसे पोषण में सुधार हो रहा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण लाभ है वो खरपतवार नस्य प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि है। तो ये जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जीएम सरसों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो जीएम सरसों है, जीएम सरसों या DMH11 का फुल फॉर्म है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। तो जीएम सरसों का जो विकास है वह 2002 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है डॉक्टर दीपक पेंटल के नेतृत्व में जो है जीएम सरसों का विकास किया गया। जो जीएम सरसों है जो भारत में वरुणा किस्म की सरसों का है। पूरे भारत में बस एक ही किस्म की सरसों का है, वो है वरुणा किस्म की सरसों। तो जो हमारे भारत में जो फसल उगाई जाती है उसमें खरपतवारों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे कि हमारे फसल की उत्पादकता नहीं हो पाती है, फसल अधिक उत्पादकता नहीं दे पाता है। तो मतलब फसल से ज़्यादा बड़ा तो खरपतवार ही हो जाते हैं, जिससे कि फसल जो है अधिक वृद्धि नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जो है उस खरपतवार को नष्ट करने के लिए भारत में ग्लूफोसाइनाइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक जो है खरपतवारनाशी रसायन है, खरपतवारनाशी दवा है। तो जब इस ग्लूफोसाइनाइड को सरसों की फसल में छिड़का जाता था तो उस सरसों की फसल में खरपतवार के साथ साथ जो सरसों की फसल थी वो भी नष्ट हो जा रही थी। तो इसीलिए इसी समस्या को ख़त्म करने के लिए जीएम सरसों को विकसित किया गया। तो जो जीएम सरसों है उसमें 3 प्रकार के जीन को डाला गया, जो है बारनेस, बार जीन और बार स्टार, 3 प्रकार के जीन को डाला गया, जिसको मृदा जीवाणु से प्राप्त किया गया था, इन तीनों जीनों को। तो ये 3 जीनों को डालने से सरसों में हमें जीएम सरसों मिला, DMH11 प्राप्त हुआ। अब ये जो जीएम सरसों विकसित हुआ, इससे जो है अब ये जो है खरपतवार नशी प्रतिरोधक क्षमता में जो इससे वृद्धि होगी, खरपतवार जो नहीं उगेंगे जीएम सरसों में, और इससे जो है कीटनाशक ग्लूफोसाइनाइड का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा, जिससे कि किसानों के लिए जो है अधिक उनके आय की बचत हो पाएगी। तो इस प्रकार जो जीएम सरसों है इससे खरपतवार नाशी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हुई, जिससे सरसों की उत्पादकता में वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार जीएम सरसों के विकास से जो जीएम सरसों है यह आनुवंशिक रूप से संशोधित जो है जीएम की सरसों की संकर प्रजाति मानी जाती है, और यह पहली है। और इसमें जो है जैसे कि मैंने बताया, मृदा जीवाणु से प्राप्त 3 प्रकार के जीनों को डालने से DMH11 यानी जीएम सरसों का विकास होता है। जो जीएम सरसों है इससे जो सरसों की उत्पादकता में लगभग 30% तक वृद्धि हो गई। तो इसी प्रकार GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, तो GEAC जो है GEAC ने जीएम सरसों के जो है महत्व को जाना और उसके जो है व्यवहारिक कृषि के लिए जो उसकी अनुमति दी, और कहा कि इसको जो खेती में उगाया जाए और इसका परीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाए। तो इस प्रकार जो जीएम सरसों है, जीएम सरसों से हमें जीएम सरसों से जो है इससे सरसों की अलग अलग प्रकार की संकर प्रजातियों का भी निर्माण किया जा सकता है जीएम सरसों की मदद से। तो हम जो है सरसों अब नेक्स्ट जो है हमने 3 लाभों के बारे में जाना कि कैसे जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप से, जीएम क्रॉप से जो है खरपतवारनाशी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। तो इसका जो नेक्स्ट लाभ है वो है कीट प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, कीट प्रतिरोधक क्षमता का विकास।
इसके दो हैं, बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल। तो जो बीटी कॉटन है यानी कपास, कॉटन मतलब कपास, जो कपास होता था वो उस समय उसमें जो है बालवाम, जो कि एक प्रकार के कीट होते हैं जो कि कपास पर लगते हैं, तो बालवाम के प्रभाव से ग्रस्त जो है होकर कपास की जो फसल थी, उत्पादकता थी, वो रुक जाती थी। मतलब कपास की फसल ही नष्ट हो जाती थी बालवाम के प्रभाव से। तो इस प्रकार की समस्या को खत्म करने के लिए जो है बीटी कॉटन का निर्माण किया गया। जो कपास है उसमें दो प्रकार के जिन को डाला गया, क्राई1AC और क्राई2AB। क्राई1AB और क्राई2AB दो प्रकार के जिन को डाला गया, जिससे जो बीटी कॉटन बनकर तैयार हुआ। इसमें जो है क्राई प्रोटीन पाया जाता है, बीटी टॉक्सिन पाया जाता है। अब ये जो बीटी कॉटन है ये बालवाम के प्रभाव जो है उसको नष्ट कर देगा, और इससे हमें दो प्रकार के लाभ देखने को मिलते हैं बीटी कॉटन से। एक तो इससे फसल की सुरक्षा होगी, जिससे बालवाम के प्रभाव से जो फसल की सुरक्षा होगी, जिससे कि इसकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। और दूसरा जो लाभ है, इससे जो है हमारे पर्यावरणीय सुरक्षा होगी। पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होगी? इससे हमारा पर्यावरण संरक्षित हो पाएगा, जिससे कि इसमें जो है कीटनाशक दवाओं का, रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं होता है, जिससे हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित हो पाएगा। तो इस प्रकार जो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा होगी, इससे कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होगा। तो जो बीटी कॉटन है यह आनुवांशिक रूप से संशोधित जो है कपास का जो है आधुनिक फसल है, और इसमें जो है इसका जो निर्माण है वह अमेरिका की जो कंपनी है मोनसेंटो के द्वारा जो है बीटी कॉटन का निर्माण किया गया। और बीटी कॉटन का उद्देश्य यही था कि बालवाम के प्रभाव को नष्ट किया जा सके और उत्पादकता में वृद्धि कर सके। और इसका बीटी कॉटन का जो मुख्य उद्देश्य ये भी था कि इससे जो कीटनाशकों के प्रयोग को जो है कम किया जा सके और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। अब 2002 में जो है GEAC और पर्यावरण मंत्रालय मिलकर जो है इसकी अनुमति दी। बीटी कॉटन की जो भारत में जो है बीटी कपास की भारत में अनुमति प्रदान की, जिससे जो है इसकी जो है इसका जो प्रयोग हुआ रहा वो सफल रहा, और लगभग वर्तमान में भी जो 95% से अधिक जो है बीटी कपास जो है भारत में उगाया जा रहा है। और बीटी कपास मात्र एक ऐसा GM क्रॉप्स है जो कि अभी भारत में लागू है और उगाया जा रहा है, एकमात्र है। और भारत में जो बीटी कपास के जो बीज हैं उसको बालगार्ड के नाम से जो है दो कंपनियां, मोनसेंटो जो कि अमेरिका की और मोहाइको जो कि भारत की है, दो कंपनियां मिलकर संयुक्त रूप से जो है बालगार्ड को जो है भारत में बेच रही हैं। और हमने जो है ओवरऑल बीटी कॉटन के बारे में जाना। अब बीटी ब्रिंजल क्या है? जो बैगन था उस समय, बैगन में जो है बैगन के तने और उसके फल जो थे उसमें कीटों के प्रभाव से जो है वो फल जो था, बैगन जो था वो खाने वगैरह नहीं रह जाता था, इसीलिए बीटी ब्रिंजल का निर्माण किया गया। बीटी ब्रिंजल जो है इसमें एक क्राई1AC नामक जीन को डाला गया, जिससे बीटी जो बैगन था, सामान्य बैगन, उसमें क्राई1AC नामक जीन को डाला गया, जिससे बीटी ब्रिंजल बनकर तैयार है। जो बीटी ब्रिंजल है अब ये जो है कीटों को मार देगा और फल को सुरक्षित रखेगा। तो इससे जो है बैगन की जो उत्पादकता होगी उसकी सुरक्षा की जा सकेगी और उसकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो 2009 में जो है GEAC ने बैगन बीटी ब्रिंजल की जो खेती है उसकी अनुमति दी भारत में, लेकिन इसका जो है स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और टेस्ट, मतलब इसमें स्वाद नहीं आता था, खाने में जो है वैसा स्वाद नहीं आता था जैसे नॉर्मल बैगन में आता है। तो इस प्रकार जो है लोगों के विरोध से, किसानों के विरोध से जो है इसका प्रभाव से जो है GEAC ने जो है इस पर 2009 में जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जो बांग्लादेश है वह 2013 से ही अपने देश में जो है बीटी ब्रिंजल की खेती कर रहा है, बीटी ब्रिंजल उगा रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे कीटों के प्रबंधन में जो हमें सहायता मिलती है, जैसे बीटी कॉटन। तो नेक्स्ट जो इसका लाभ था वो नए उत्पादों की प्राप्ति है। जब जो आनुवांशिक रूप से संशोधित जो फसल होते हैं उनमें ऐसे जीनों को प्रतिरूपित किया जिससे उस जीव में जो है उस फसल में नए प्रकार के नए उत्पाद पैदा कर देते हैं। तो इसीलिए जो है इससे जो है नए उत्पादों की जो है प्राप्ति होती है। जैसे मटर में एल्बुमिन प्रोटीन, टमाटर में इंसुलिन, सरसों में omega-3/6 फैटी एसिड। तो इस प्रकार जो है हमें नए प्रकार के उत्पादों की प्राप्ति होती है जो है ट्रांसजेनिक GM क्रॉप से। इसका लास्ट जो लाभ है वो आनुवांशिक गुणों का विकास। तो जो GI तकनीक है
या आनुवांशिक संशोधन के द्वारा जो है किसी औषधीय पादप के जो है गुणों को बढ़ाया जा सकता है, या फिर किसी पादप के में जो है नए औषधीय गुण प्रकट किए जा सकते हैं। तो जैसे कि जो हल्दी है और तुलसी है, हल्दी और तुलसी के जो गुणों में वृद्धि किया गया जीआई तकनीक की मदद से। तो इस प्रकार जो हमें ये 6 प्रकार के महत्वपूर्ण जो लाभ है ट्रांसजेनिक क्रॉप से देखने को मिलते हैं। तो हमने ओवरऑल जीएम क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है स्टेम सेल्स है। तो हम स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स क्या हैं? स्टेम सेल जो है यह जंतुओं के शरीर में जो है पाई जाने वाली जो कोशिकाओं का समूह होता है, जो कि समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है ये कई प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता होती है इनमें। इसी को हम स्टेम सेल कहते हैं। जो स्टेम सेल होते हैं इनके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचाना जाता है कि कौन सा सेल सामान्य सेल है और कौन स्टेम सेल है? तो इसके लक्षण होते हैं, पहला ये होता है कि ये जो है जो विभाजन होता है, विभाजन के कई चक्रों में जो है कई चक्रों को पूरा करने की क्षमता होती है स्टेम सेल्स में। और स्टेम सेल्स में जो है ये स्वयं को जो है पुनर्नवीनीकृत करने की क्षमता होती है। स्वयं को मान लो कोई स्टेम सेल्स, कोई सेल खराब हो गया है तो ये पुनः जो है स्वयं से अपने आप को जो है नए में ढाल लेते हैं। और ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित होने की जो है क्षमता होती है इनमें। तो हम इसी को जो स्टेम सेल के इन्हीं प्रकार के लक्षणों से जब हम स्टेम सेल को पहचानते हैं। स्टेम सेल के कार्य क्या होते हैं? स्टेम सेल के कार्य यही होता है कि इसका जो है क्षतिग्रस्त ऊतक और कोशिकाओं के जो है निर्माण करना। और इसका दूसरा जो कार्य होता है वो ये होता है कि ये जो है नए प्रकार के मतलब ये जो है नष्ट हो रही कोशिकाओं को जो है नए प्रकारों में ढाल देने का कार्य करते हैं। और ये जो भ्रूणों के विकास और समान वृद्धि विकास के लिए जो है नई कोशिकाओं की आपूर्ति करने का कार्य करते हैं। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण कार्य स्टेम सेल्स के होते हैं। अब हम स्टेम सेल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम सेल 5 प्रकार के होते हैं। पहला है टोटीपोटेंट स्टेम सेल, दूसरा है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, तीसरा है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, चौथा है ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल और जो है 5वां है यूनिपोटेंट स्टेम सेल। तो ये 5 प्रकार के स्टेम सेल देखने को मिलते हैं। 2 स्टेम सेल है, टोटीपोटेंट स्टेम सेल और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये जो है इनको हम एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल के नाम से जानते हैं, भ्रूणीय स्तंभ कोशिका। और जो 3 हैं उनको हम एडल्ट स्टेम सेल के नाम से जानते हैं। तो ये 2 जो एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल ही महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है टोटीपोटेंट स्टेम। जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल है इनमें जो है यह मानव के शरीर में जो है सभी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता होती है टोटीपोटेंट स्टेम सेल में। और इनकी जो प्राप्ति होती है वह कुछ अवधि यानी 5 से 7 दिनों की अवधि में जो है टोटीपोटेंट स्टेम सेल को प्राप्त किया जा सकता है। और इसकी प्राप्ति जो है भ्रूण के माध्यम से की जाती है। भ्रूणीय अवस्था इसकी जो प्राप्ति होती है प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था से जो है की जा सकती है। और इसे जो प्राप्त किया जाता है उस क्रम में जो है जिस भ्रूण से प्राप्त किया जाता है उस भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार जो पूरे विश्व में जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल की जो प्राप्ति है सामान्य प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था के माध्यम से जो है प्राप्त करने पर जो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन इसको जो है टोटीपोटेंट स्टेम की जो प्राप्ति अनुसंधान के द्वारा जो है अनुसंधान के मदद से जो है इसको आईवीएफ तकनीक से जो है प्रयोगशाला में जो है निषेचन क्रिया कराकर जो है टोटीपोटेंट स्टेम सेल की जो प्राप्ति किया जा सकता है अनुसंधान के द्वारा। लेकिन इसको जो है ऐसे प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है प्रकार वो है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो हैं यह जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स से जो है के विभाजन से प्राप्त होते हैं। और ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होते हैं इनके द्वारा मानव शरीर में जो है अधिकांश ऊतकों और कोशिकाओं का निर्माण किया जा सकता है। ये जो चिकित्सा की दृष्टि से जो है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। और ये जो इनके प्रयोग से जो नए प्रकार के अनेकों प्रकार के जो है रोगों का निदान किया जा सकता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से। ये जो स्तंभ कोशिका होती है प्लूरिपोटेंट जो स्टेम सेल्स होते हैं यह निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि पहला है इसको जो है पक्ष भ्रूणीय अवस्था से प्राप्त किया जा सकता है, मतलब 7 दिन के बाद के हुए गर्भपात से भ्रूण से। और दूसरा है इसको जो है 12 हफ्ते के अंदर हुए जो है गर्भपात से किया जा सकता है। तीसरा है इसको जो है जन्म के समय बच्चे के गर्भनाल से किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार से जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल प्राप्त किया जा सकता है। तो जब चिकित्सीय सेवा के अंतर्गत जब गर्भपात से प्राप्त जब
जब गर्भनाल से जो प्राप्त किया जाता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, तो इसको जो तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है और इस प्रकार जो संरक्षित किया जाता है ताकि जो इसका पुनः उपयोग किया जा सके। तो स्टेम सेल्स के संरक्षण और आरक्षण की जो विधि होती है, भंडारण की जो विधि होती है, इसको हम स्टेम सेल बैंकिंग या कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो जो स्टेम सेल्स होते हैं इनको इसलिए संरक्षित किया जाता है ताकि इनका जो है भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इनको पुनः जागृत किया जा सके और इनको पुनः उपयोग में लाया जा सके। तो इसलिए जो है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और हमें प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से और जो संग्रहित स्टेम सेल्स होते हैं उनका जो संरक्षित स्टेम सेल्स होते हैं उनका प्रयोग उसी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है जिस व्यक्ति से उस स्टेम सेल को प्राप्त किया गया है। लेकिन ब्लड ग्रुप और HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA का जो है टेस्ट करके यानी मिलान के बाद जो है इसका प्रयोग जो है उस व्यक्ति के सगे संबंधियों के लिए भी किया जा सकता है। तो जो स्टेम सेल बैंकिंग होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग, दूसरा पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग और तीसरा जो कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग। पहला जो प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग है इसमें जो है इसका जो पूर्ण स्वामित्व होता है उसी व्यक्ति का होता है जिससे जो स्टेम सेल प्राप्त किया गया है और इसका उपयोग जो है किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं किया जा सकता है। दूसरा है पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग। पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग में जो है इसमें कोई जो व्यक्ति होता है स्टेम सेल को दान कर देता है तो उस दान किए गए स्टेम सेल को जो है संरक्षित किया जाता है और जब समाज में किसी भी व्यक्ति से उस स्टेम सेल की मिलान हो जाती है तो उस व्यक्ति के लिए जो उस स्टेम सेल को प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इसीलिए हम इसको पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग कहते हैं। पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग में जो है जो लोग होते हैं वे स्टेम सेल को दान भी कर देते हैं ताकि जो किसी की मदद की जा सके। तीसरा है कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग में जो है कोई एक परिवार हो गया, परिवार के जो है अन्य सभी सदस्य जो होते हैं परिवार के जो है सभी सदस्य मिलकर जो है स्टेम सेल देते हैं, संरक्षित करते हैं ताकि जो है और जब कभी भी कोई भी परिवार का सदस्य जो है भविष्य में उसकी आवश्यकता पड़ने पर उस स्टेम सेल की जो है मदद ले सकता है, इस अपने परिवार के लिए कर सकता है। तो इसीलिए हम इसको कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग के नाम से जानते हैं। जो स्टेम सेल है, स्टेम सेल एक चिकित्सा भी होती है। स्टेम सेल थेरेपी जो होता है इसका प्रयोग जो है रक्त संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है जैसे कि एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया। इन जो है गंभीर जो है रक्त संबंधी रोगों के उपचार के लिए जो है स्टेम सेल थेरेपी का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। स्टेम सेल जो थेरेपी है इसकी मदद से जो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त ऊतक, जले हुए ऊतकों का जो है प्रतिस्थापना किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है और इस थेरेपी की मदद से जो है अल्जाइमर्स या पार्किंसंस जैसे जो गंभीर मस्तिष्क रोग होते हैं उनका उपचार किया जा सकता है और इसके द्वारा कार्निया और रेटिना का निर्माण करके जो है नेत्रहीनता को दूर की जा सकती है। और स्टेम सेल थेरेपी की मदद से जो है टाइप 1 डायबिटीज़ और हेमोफीलिया जैसे जो है गंभीर जो है मस्तिष्क रोगों का जो है गंभीर जेनेटिक डिसऑर्डर्स का जो है उपचार किया जा सकता है। और इस थेरेपी की मदद से जो है शरीर के विभिन्न अंगों उपांगों जैसे कि मांसपेशी, हृदय, त्वचा और अस्थि, उपास्थि, इन सभी अंगों का जो है निर्माण किया जा सकता है स्टेम सेल थेरेपी से। और स्टेम सेल थेरेपी से जो है ऊतकों और अंगों का निर्माण किया जा सकता है। और इस थेरेपी से जो है दांतों का इलाज किया जा सकता है और दांतों के इलाज में और यह जो है गंजेपन को भी दूर किया जा सकता है। तो स्टेम सेल जो थेरेपी होती है इससे जो है अनेकों प्रकार के जो रोगों का निदान किया जा सकता है जो कि काफ़ी गंभीर रोग होते हैं जिससे जो जीवन मरण की जो है स्थिति में होते हैं। तो हमने ओवरऑल स्टेम सेल के बारे में जाना, स्टेम सेल के बारे में पढ़ा। अब जो है जो नेक्स्ट टॉपिक है